हो गया। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है ना। ठीक है, डन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारी 12 सितंबर है और हमने 2 क्लास कवर कर ली हैं। तो जैसा कि अभी आज भी 12 तारीख में आज भी जो है न्यू एडमिशन हुए हैं और आज जो एडमिशन की लाइन है वो क्लोज कर दी गई है। तो जिन बच्चों के एडमिशन हो गए हैं, तो जिन बच्चों ने बाद में एडमिशन लिए हैं, तो उनका सभी का वेलकम है इस पॉलिटी स्पेशल 5 बैच में। तो जैसा कि क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है एज ए डेमो के रूप में, तो आज जो हमारी क्लास है वो उन्हीं बच्चों को रिसीव होगी जिनकी एडमिशन जिनका डन हो चुका है। और याद रखेंगे कि आज की जो क्लास है हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और एक एक चीज़ों को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ये थी कि सर हमने पॉलिटी स्पेशल 3rd बैच लिया था और पॉलिटी स्पेशल 5 ले रहे हैं, तो उसमें क्या अंतर होगा। तो देखो, ऐसा होता है कि इस पॉलिटी स्पेशल 5 बैच में हमने डिटेलिंग काफ़ी सारी बढ़ाई है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2019 और 2020 में जो कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं, उन एग्जामिनेशन में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं या जो ट्रेंड चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। आप ये याद रखिएगा कि जो 2004 में सवाल आया था पॉलिटी का, उस ट्रेंड को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है काफ़ी सारा जो है ट्रेंड बदला है। एग्जामिनेशन में सवाल पूछने का तरीका बदल गया है, क्योंकि वो भी जानता है कि एग्ज़ाम में बच्चों का लेवल अब क्या है। क्योंकि 2004 का क्वेश्चन अगर हम 2020 में डिस्कस करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम वो अपडेटेड कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम लगभग 5 to 6 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चन हैं, वो सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, जो भी लेटेस्ट पॉलिटी के सेक्शन में जो भी, क्योंकि हम इस पॉलिटी को करंट अफेयर से भी कनेक्ट करके चलेंगे कि हाल ही में अभी सीजीआई कौन है, या अगर हम सीजीआई का टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर जुडिशरी में हम सीजीआई को लेकर के आ रहे हैं, तो सीजीआई जो है हमारे, वो अभी हाल ही में कौन बने हैं, या फिर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, वो सभी चीज़ें हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और साथ ही काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर क्या इसमें एम लक्ष्मीकांत इंक्लूडेड है। तो देखो बेटा, एम लक्ष्मीकांत जो कि लार्जेस्ट बुक है पॉलिटी के सेक्शन में, और आप लोग जानते हैं कि उसका 7th एडिशन आ गया है, 7th शायद 6th एडिशन है उसका भी आया है हाल ही में, तो उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो जो बच्चे स्पेशल सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, जिसमें आपका स्टेट सिविल सर्विसेज, आपका पीसीएस वगैरह का एग्जामिनेशन है ना, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, तो सभी को एग्ज़ाम, आप सभी एग्ज़ाम को आप कवर कर पाएंगे। साथ ही अब आज से आप ये मान के चलेंगे कि आज हमारी क्लास नंबर 1 है, ठीक है, हालांकि क्लास नंबर 3rd है, लेकिन चूंकि आज काफ़ी सारे एडमिशन हुए इसमें और उनको क्लास 1 क्लास 2 तो रिसीव नहीं होगी। ठीक है, तो हाँ, एक चीज़ मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कुछ बच्चों ने इस बैच को पूरा ही बाई किया हुआ है और कुछ बच्चों ने इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी जो है इसको बाई किया हुआ है, जो मंथली पे करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट, मान लीजिएगा कोई 15 तारीख को इंस्टॉलमेंट होती है आपकी, तो नेक्स्ट 15 को आपको उसको देनी होती है, तो आप उसी दिन उसको पे करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप 2 से 3 दिन बाद पे करते हैं तो उसमें समस्या ये आती है कि बीच की क्लास भी छूटेगी आपकी, और जो है आपकी जो पीछे की क्लासेस है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं आपको वैलिडिटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। जो इंस्टॉलमेंट वाले बच्चे हैं वो खासकर इंस्टॉलमेंट टाइम से करें, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आ जाता है। और आप लोग भी इतना ध्यान रखें कि, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस में क्या होता है, ऑफलाइन बैचेस में तो सब चीज़ें चल जाती हैं, ऑनलाइन में नहीं चलती है। ठीक है, चलिए, तो अभी आज हम क्लास 1 और क्लास 2 को थोड़ा सा कंबाइंड करके लेके चलेंगे, और क्लास 3rd में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना।
हाँ, इसको हटा दो यहाँ से। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है या हमारा जो बैच है वो हम सब जानते हैं कि पॉलिटी स्पेशल 5, पॉलिटी स्पेशल 5। और ये पॉलिटी स्पेशल 5 क्यों है? क्योंकि ये सभी एग्जामों को कवर करेगा। साथ ही काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर मूल विधि के लिए भी कुछ कराइए, तो मूल विधि आपको अलग से कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फीस में ही हमने मूल विधि इंक्लूडेड कर दी है। तो आपकी पॉलिटी के बाद या पॉलिटी के साथ साथ आपकी मूल विधि भी स्टार्ट हो जाएगी। जो बच्चे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल वगैरह में तो मूल विधि नहीं आती है, केवल और केवल जो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में मूल विधि पूछी जाती है, तो हम वहाँ पे मूल विधि भी पढ़ेंगे, साथ में पुलिस रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, साथ में कुछ लॉ की बातें भी पढ़ेंगे, जिससे कि अगर मूल विधि में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनेगा तो हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और टारगेट रखिएगा कि अगर मान लीजिएगा किसी एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, तो हम उस 10 के 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। साथ ही हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी करते चलेंगे, तो उस बात के लिए आप टेंशन ना लें, है ना। जैसे अभी हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उसके एमसीक्यू ले लेंगे। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एमसीक्यू है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मुझसे स्किप हो गया है, तो आप उस क्वेश्चन को मुझे सेंड कर सकते हैं, टीम के पास भेज सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन रिलेट टू एग्जामिनेशन हो और रिलेट टू टॉपिक हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि आप फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है ना। तो थोड़ा सा ये बातें चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा स्पीड से लेकर के चलूंगा क्योंकि क्लास 1 और क्लास 2 हो चुकी है, तो थोड़ा सा रफली लेकर के चलते हैं। अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी में जो हमारा होगा वो होगी हमारी गवर्नमेंट। क्या होगी? गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी होगी जैसे हम मान लेते हैं सिटीजनशिप हुआ, यानी कि नागरिकता हुई, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, यानी कि मौलिक कर्तव्य हुआ। फंडामेंटल राइट हुए, यानी कि मौलिक अधिकार हुए। हमारे शेड्यूल हुए, शेड्यूल का मतलब होता है हमारी अनुसूचियां हुई। आर्टिकल्स हुए, यानी कि हमारे अनुच्छेद हुए, ठीक है। और हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ईटीसी। तो ये सभी जो बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई, वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। और अभी हम स्टार्टिंग करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बारे में, तो हम इसको बोलते हैं भारतीय राज व्यवस्था, और इसको हम बोलते हैं भारतीय संविधान। और हम जो संविधान पढ़ेंगे वो इंडिया का पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से बनेंगे। हालांकि एक दो क्वेश्चन कभी कभी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पूछ लेता है, लेकिन हम ज़्यादा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे। वो एक आध क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी मैं आपको डिटेलिंग में समझा दूंगा। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट के सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, या गवर्नमेंट के जो टीयर है, यानी कि गवर्नमेंट के जो स्तर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लोकल गवर्नमेंट, दूसरी होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होती है नॉन एज लोकल गवर्नमेंट। हिंदी में बात करें तो लोकल नहीं है बेटा, यूनियन गवर्नमेंट होगा, है ना, यूनियन गवर्नमेंट, है ना। अब ठीक है, तो पहली हमारी होगी यूनियन गवर्नमेंट, दूसरी हमारी होगी स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होगी हमारी लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं संघ सरकार। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, तो ये जो होती है ये एक सेंट्रल लेवल पे काम करती है। किस लेवल पे काम करती है? सेंट्रल लेवल पे काम करती है। ये पूरे
एक देश के लिए काम करती है, पूरे भारत देश के लिए काम करती है, और ये एक ही सरकार होती है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, राज्य सरकार के बारे में, तो ये एक स्टेट लेवल पे काम करती है, एक राज्य स्तर पे काम करती है, और ये हर राज्य की अलग अलग होती है। चाहे हम बात करें बिहार के बारे में, चाहे हम बात करें राजस्थान के बारे में, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में। अगर हम बात करें लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो लोकल गवर्नमेंट जो काम करती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, यानी कि जिला स्तर पे काम करती है। और जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किसके अंडर काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन के बारे में, यानी कि बिटवीन रिलेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो हम सब जानते हैं कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, यानी कि एक संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था में हमारी गवर्नमेंट सेंट्रल की भी होती है और स्टेट की भी होती है। सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग काम करेगी, स्टेट की गवर्नमेंट अलग काम करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि स्वतंत्र होगा। लेकिन अगर हम वही बात करें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो किसके अंडर में काम करती है? स्टेट गवर्नमेंट के, यानी कि लोकल गवर्नमेंट अंडर बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, यानी लोकल गवर्नमेंट के लिए जो भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगी? एक राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए? अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के पार्ट्स यानी गवर्नमेंट के अंग के बारे में बात करें, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है हिंदी में विधायिका। देखो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के हैं और सीबीएसई बोर्ड के हैं, और काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे एक एसएससी सीजीएल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टेट के लिए और यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत कम है जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा तो मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, आप समझ रहे हैं ना। तो मैं कोशिश ये करूंगा, हालांकि आपको नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू की भी आपको नोट्स मिलेंगे। तो देखो मैं सभी चीज़ें इंग्लिश में लिखता चलूँगा, लेकिन उनके वर्डिंग में आपको हिंदी में भी बताता चलूँगा। क्योंकि देखो अगर मैंने लिखा यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट का मतलब होता है संघ सरकार। तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मेरी सलाह तो उनके लिए यही रहेगी कि वो इंग्लिश में भी समझे और हिंदी में भी समझे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो इंग्लिश मीडियम में ही समझ रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो सभी इंग्लिश में भी लिखें, साथ में हिंदी में भी लिखें, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट के पार्ट के बारे में, तो हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो कार्यपालिका, ठीक है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है वो है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, यानी कि विधायिका। और तीसरा पार्ट है आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, न्यायपालिका। आप इतनी बात समझ पाए? तो अगर हम बात करें सरकार के अंग के बारे में, तो हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर, तीसरा है जुडिशरी, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो यहाँ पे हमारे कौन लोग होंगे? यहाँ पे हमारे मिनिस्टर लोग होते हैं, यानी कि मंत्री लोग होते हैं। कौन होते हैं? मंत्री लोग होते हैं। लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे हाउस होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे सदन होंगे, ठीक है, सदन होंगे। और अगर हम जुडिशरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारी कोर्ट होगी। क्या होगी? कोर्ट होगी,
ठीक है, यानी कि न्यायालय होगा। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव के बारे में तो इसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। चलो इस चीज को मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है, आप अभी इतना समझे, ठीक है, आप इतना नोट कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने डिस्कस क्लास 1 क्लास 2 में कर दिया। तो मेरे पास बच्चों की जिन्होंने एडमिशन लिए हैं, हालांकि उनको हमने बता दिया था कि क्लास 1 क्लास 2 हो चुकी है, तो उन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट रखी थी कि सर प्लीज़ आप क्लास 1 और क्लास 2 को साथ में लेकर के चले क्लास नंबर 3 में, क्योंकि अब एडमिशन भी क्लोज हो चुके हैं, तो अब कोई नया बच्चा आएगा भी नहीं, ठीक है, सीट भी फुल हो चुकी है। हाँ, एक चीज और, आपके पास कुछ ही दिनों में आपके पास एक फॉर्म आएगा, एडमिशन सॉरी फीडबैक फॉर्म, जिसमें आपको सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपको इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आपको क्वालिटी क्लियर हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग ठीक है ना, सब चीज़ें, कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं है ना। तो वो आप अपना नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप फीडबैक देना चाहें दें, और आप हमें समय समय पर सजेशन भी देते रहें, जिससे कि हम अपनी पॉलिटी के बैच में उसको इम्प्रूव कर सके। हालांकि ये नया बैच तो है नहीं, मतलब पहला बैच तो है नहीं इसको, इस कोचिंग का, कि हमें एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो हम उस पर विचार करेंगे। और साथ ही ये फुली एक्सपीरियंस्ड बैच है जो कि पॉलिटी स्पेशल 5 है, और हम सब जानते हैं कि इससे पहले 4 सक्सेसफुल बैच जा चुके हैं, पॉलिटी स्पेशल 1 से लेकर के पॉलिटी स्पेशल 4, ठीक है। चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट के मैंने आपको पार्ट बताए 3, जिसमें आपका पहला पार्ट है एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्ट है लेजिस्लेचर, और तीसरा पार्ट है आपका जुडिशरी, ठीक है। और ये जो 3 अंग हैं, ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट में भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करना चाहूंगा, तो ये हमारी जो गवर्नमेंट होती है, अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट में और बात करें स्टेट गवर्नमेंट में, तो ये जो तीनों अंग हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट में भी होंगे। कैसे कैसे होंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कि संघ कार्यपालिका के बारे में। सेकंड पार्ट होगा आपका यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि संघ की विधायिका। तीसरा हमारा होगा यूनियन जुडिशरी, यानी कि संघ की न्यायपालिका। और अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो हम सब जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में भी 3 अंग होंगे, जिसमें पहला होगा आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि राज्य की कार्यपालिका। सेकंड होगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य की विधायिका। और थर्ड होगा आपका स्टेट जुडिशरी, यानी कि राज्य की न्यायपालिका। अगर हम बात करें
गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट के तीन अंग होते हैं। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है हमारा क्या, दूसरा हमारा होता है लेजिस्लेचर, और तीसरा हमारा होता है जुडिशरी। ठीक है, अगर हम बात करें इन्हीं चीज़ों को गवर्नमेंट पे इम्प्लीमेंट करने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं ये तीनों पार्ट, और ये स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं तीनों पार्ट। ठीक है, लेकिन इनमें जो काम होता है वो दोनों का ही सिमिलर होता है, और इनमें चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो इसमें हमारे सबसे पहले जो आएंगे वो कौन आएंगे, सबसे पहले हमारे आएंगे प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर आएंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे नंबर पे जो आएंगे वो आएंगे हमारे कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, और फोर्थ नंबर पाएंगे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ठीक है, और पांचवें नंबर पाएंगे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, हालांकि पीएम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इसका जो हेड होता है वो पीएम ही होता है। तो पीएम को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ गई है ना। चलो एक काम करो, इसको मैं अभी बताता हूँ, आप पहले इतना कॉपी करो, है ना, क्योंकि ऐसा ना कि ज़्यादा अगर जगह ले लेगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अभी आप पहले इतना समझें कि गवर्नमेंट आपकी दो टाइप की हो गई यहाँ पे, तो ये तीनों पार्ट स्टेट में भी होंगे और सेंट्रल में भी होंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझे। अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग और बताना चाहूंगा इनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। अब देखना, अगर मैं बात करूं केवल और केवल एग्जीक्यूटिव के बारे में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव दोनों तरफ है, स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव होगी और सेंट्रल में भी एग्जीक्यूटिव होगी। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून को लागू कराना। ठीक है, कानून को लागू कराना। और इस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होते हैं वो भी अभी हम डिटेलिंग में पढ़ लेंगे। अगर मैं लेजिस्लेचर के बारे में बात करूं तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ। क्या काम होता है, मेकिंग ऑफ लॉ यानी कि कानून बनाना। ठीक है, क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, अगर मैं जुडिशरी के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं इसका काम होता है एग्जामिन ऑफ लॉ, एग्जामिन ऑफ लॉज यानी कि कानून की विवेचना करना, कानून की जांच करना। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें जुडिशरी के बारे में तो जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन कब, जब वो कानून संविधान का उल्लंघन करता हो, यानी कि वो अगर मान लीजिएगा हमारी लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया। ठीक है, अब लेजिस्लेचर में कौन चीजें होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, यानी कि हमारी जो लेजिस्लेचर में जो हाउस होते हैं, ठीक है, उसने कोई कानून बनाया, उसने कोई मेकिंग ऑफ लॉ किया, और वो लॉ संविधान का उल्लंघन करता है, असंवैधानिक घोषित होता है, तो जुडिशरी के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जुडिशरी के बारे में बात करें तो जुडिशरी का काम होता है एग्जामिन ऑफ लॉ यानी कि कानून की विवेचना करना। ठीक है, तो मैंने इन तीनों के काम बता दिए, और जो काम इनके हैं वो काम डेफिनेटली यहां पे भी होंगे। ठीक है ना, कॉपी कीजिए फटाफट से। देखो मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने क्लास 1 क्लास 2 में इसको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं क्लास 1 क्लास 2 जिसने कर लिया वो इरिटेशन फील कर रहे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि उनको भी और डिटेलिंग मिलेगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, और एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके चलेंगे जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए अब डिटेलिंग में पढ़ते हैं। देखिएगा, हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में, तो सरकार सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि संघ सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लो, या आप एक काम करें यूनियन गवर्नमेंट लिख ले,
देखो, हालांकि हमारे संविधान में संघ सरकार लिखा हुआ है, ठीक है, केंद्र सरकार तो नहीं लिखा, संघ सरकार लिखा है, तो आप संघ सरकार लिख लीजिए या केंद्र सरकार लिख लीजिए, बात एक ही है। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करें यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था इसमें होती है एक यूनियन एग्जीक्यूटिव, एक आपका होता है यूनियन लेजिस्लेचर, और एक आपका होता है यूनियन जुडिशरी। होता है कि नहीं होता? आप ध्यान से समझना बच्चों। अगर हम बात करें यूनियन एग्जीक्यूटिव में, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग होंगे? सबसे पहला होगा आपका प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पे होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे होगी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघ सरकार की मंत्री परिषद। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बोल देता हूं हिंदी में, संघ सरकार की मंत्री परिषद। और इस संघ सरकार की मंत्री परिषद में तीन टाइप के मंत्री होंगे। पहला होगा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा आपका होगा स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा हमारा होगा इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में पहला आपका मंत्री होगा कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको हिंदी में भी हम बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। दूसरा होगा स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री, और तीसरा होगा इंडिपेंडेंट मिनिस्टर यानी कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है। और इन तीनों मंत्रियों का हेड कौन होगा? यानी कि हम अगर बात करना चाहें इस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, तो इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वो होगा पीएम, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो ये सभी चीजें होती हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो आपको पता चला यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहीं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें होंगी? वही आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और एक आपका स्टेट जुडिशरी होगा। तो जिस तरीके से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी यूनियन गवर्नमेंट में यूनियन एग्जीक्यूटिव में इतनी चीजें हमने डिटेलिंग में समझी, तो ये चीजें इंप्लीमेंट होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी। और स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य सरकार में क्या क्या होगा? तो राज्य सरकार में पहला आपका होगा गवर्नर। क्या होगा? गवर्नर। दूसरा आपका होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें भी आपके तीन टाइप के मंत्री होंगे, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक आपका स्टेट मिनिस्टर होगा, और एक आपका क्या होगा? इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होगा। और इन मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? तो होगा सीएम। ठीक है। और एक यहां पे होगा एडवोकेट जनरल। ठीक है। एक होगा यहां पे एडवोकेट जनरल, यहां पे होगा अटॉर्नी जनरल, वहां पे होगा एडवोकेट जनरल। ठीक है। तो देखो दोनों में कितना फर्क है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इतनी बात बताइए क्लियर हुई कि नहीं हुई? और यही सभी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य कार्यपालिका में जो होगा वो होगा आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की मंत्री परिषद, जिसका हेड होता है सीएम, मुख्यमंत्री। और यहाँ पे भी तीन टाइप के मंत्री होते हैं, पहला कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा स्टेट मिनिस्टर यानी कि राज्य मंत्री, और तीसरा स्वतंत्र प्रभार मंत्री यानी कि इंडिपेंडेंट
मिनिस्टर, और एक यहाँ पे होगा एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए संघ की कार्यपालिका का निम्न में से कौन सा अंग है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, तो वहां पे जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, पीएम भी होता है, आपके ये तीन टाइप के मंत्री भी होते हैं, यानी पूरी मंत्री परिषद भी होती है, यानी कि संघ की मंत्री परिषद भी होती है। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल भी होता है, यानी कि जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं। और अगर पूछ ले राज्य की कार्यपालिका का सदस्य कौन होता है, तो ये लोग होते हैं, जिसमें राज्यपाल है, आपके राज्य सरकार की मंत्री परिषद है जिसमें तीन टाइप के मंत्री होते हैं, जिसका हेड सीएम होता है, तो मुख्यमंत्री भी जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गया। ठीक है, और आपका अटॉर्नी जनरल वो एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं एडवोकेट जनरल को महाधिवक्ता। ठीक है, इतनी डिटेलिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरी पॉलिटी, ध्यान रखना। बुक में भी पढ़ लोगे ना तो बुक में भी सीक्वेंस वाइज नहीं मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, चलो, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव आपने शायद कॉपी कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ते हैं यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर इसलिए करके चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है ना। अगर हम बात करें यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, तो यहां पे आपका होगा प्रेसिडेंट और यहां पे होंगे आपके हाउस। ठीक है, या आप पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट यानी कि संसद। और अगर हाउस के बारे में बात करें तो यहां पे हाउस जो होंगे वो दो होंगे, यानी कि दो सदन होंगे। या आप ऐसा लिख लीजिएगा थोड़ा सा और डिटेलिंग में कि यहां पे आपकी पार्लियामेंट होगी, और पार्लियामेंट में क्या होंगे, हाउस होंगे। और कितने हाउस होंगे, केवल दो हाउस होंगे, लोकसभा और एक राज्यसभा, दैट्स ऑल। ठीक है, अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्य के बारे में तो हम इसको बोलते हैं एमपी यानी कि सांसद, और राज्यसभा के सदस्य के बारे में बात करें तो हम इसको बोलते हैं एमपी यानी कि इसे भी सांसद कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि यहां पे कौन होगा, आपका हाउस होंगे। क्या होंगे, हाउस होंगे। और यहां पे पहला हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, और दूसरी होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। ठीक है, तो अब यूनियन लेजिस्लेचर में और स्टेट लेजिस्लेचर में आपको पता भी चल गया होगा डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट होगी तो वहां पे क्या होंगे, हाउस होंगे। या आप डायरेक्ट आप ऐसा समझे कि यहाँ पे यूनियन लेजिस्लेचर में दो हाउस होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि स्टेट में होंगे विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, चलिए, इतनी डिटेलिंग आई होप बहुत है। और बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, लोकसभा पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ाऊंगा, प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल पढ़ाऊंगा, सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो वहां पे और डिटेलिंग आपको मिलेगी। अभी तो मैं आपको एक ना कहता ना कि एक जो है क्या बोलते हैं उस वर्ड को, एक फ्लो बनवा रहा हूं आपका, है ना, एक फ्लो में आ जाए चीजें थोड़ी थोड़ी, तो हम वहां पे फिर पढ़ते हैं, है ना। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं यूनियन जुडिशरी के बारे में। तो यूनियन जुडिशरी में आपकी कोर्ट होगी, और कोर्ट कौन सी होगी, केवल एक ही कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और स्टेट जुडिशरी में आपके क्या होंगे, स्टेट जुडिशरी में भी आपकी कोर्ट होगी, लेकिन वहां होगी आपकी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड कुछ मिसलेनियस टाइप की कोर्ट होंगी, लाइक फैमिली कोर्ट हुआ, मोबाइल कोर्ट हुआ, ईटीसी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट जुडिशरी में आपकी जो है हाई कोर्ट होंगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, और उसके बाद कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आपकी मिलेंगी। लेकिन वही हम बात करें यूनियन जुडिशरी के बारे में तो यहाँ पे केवल एक ही होगी, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो पूरे देश की एक होती है, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। लेकिन स्टेट जुडिशरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोर्ट होंगी आपकी कौन कौन सी, हाई कोर्ट, जो हर
राज्य में आपको मिलेंगी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि हर राज्य में हो, क्योंकि अब ऐसा प्रोविजन है कि एक हाई कोर्ट दो दो स्टेट का जुडिशियल वर्क को देख सकती है। अब वो क्या है वो हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने की थोड़ा सा, और उसके बाद फिर हम एक फ्लो में आ जाएंगे। हालांकि फ्लो में हम आ चुके हैं, मैंने आपको इतनी डिटेलिंग में इसलिए समझाया कि हमें पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट, जो है हमारा, हम सब जानते हैं, यूनियन यूनियन गवर्नमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम? यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो ये हमारे संविधान के पार्ट किस में आती है? 5 में आती है, जिसमें हमारे जो आर्टिकल चलेंगे वो 52 से लेकर के 151 तक चलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि संघ सरकार किस भाग में आती है, तो इज नोन एज पार्ट 5, और आर्टिकल्स जो होंगे वो होंगे 52 से लेकर के 151 तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर, फिर हम पढ़ेंगे यूनियन जुडिशरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका यूनियन गवर्नमेंट का एरिया। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट, फिर हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाएंगे, और इसी तरीके से हम सिलेबस को लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट का सबसे पहला पार्ट उठाते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले क्या आया था? प्रेसिडेंट आया था, यानी कि भारत का राष्ट्रपति आया था। तो हेडिंग डालेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग भारत के राष्ट्रपति। मैं हर चीज को एक सिस्टमैटिकली लेकर के चलूंगा। पॉलिटी स्पेशल 5 में यही आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि हम जो भी चीजें चलेंगे सिस्टम से लेकर के चलेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्लास किसी को भी फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 क्लास ऑलरेडी मैंने दे दी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बारे में। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखो बच्चे, नोट्स भी आपको मिलेंगे इस चीज़ के, टेंशन ना लीजिएगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और जो कि एक उच्च क्वालिटी के और बेहतरीन बाइलैंग्वेज और साथ ही ऑथेंटिक करंट से कनेक्टेड नोट्स होंगे, और पीडीएफ में नोट्स होंगे। आप उसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा उनको पढ़ने की। हालांकि मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कीजिए। दूसरी बात, अगर आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करते हैं तो आपको पहला बेनिफिट मिलता है कि आप अगर किसी चीज़ को, देखो ध्यान से समझना, आप जो क्लास आप देख रहे हैं इस क्लास को सबसे पहले आप एकांत में देखें, जहाँ पे बाहर का नॉइज़ ना हो, ईयरफोन का यूज़ करें, और कॉपी पेंसिल साथ लेकर के बैठे। और जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होता बोर्ड पे लिखना, तो जो मैं आपको बातें बताता चलूँ वो सभी चीज़ें आप नोट करते चलें। आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट मैंने बोला इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो आप उसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। अब स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे, जिससे कि सिविल सर्विस यानी कि स्टेट सिविल सर्विस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, सॉरी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आपका जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है, आपके एसएससी सीजीएल है, यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल है, या आईबीपीएस पीओ है, या भी रिसेंटली बैंक पीओ निकला हुआ है, यानी जो भी एग्जामिनेशन है वो आपका अच्छे से क्लियर हो।
हाँ, हिस्ट्री स्पेशल थर्ड बैच आने वाला है, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हिस्ट्री स्पेशल थर्ड बैच आने वाला है। ऑलरेडी फर्स्ट बैच कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के बारे में तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। हम सभी चीजों को करंट से लेकर के चलेंगे। करंट में किसका डेजिग्नेशन है, क्या है, कौन व्यक्ति क्या बना हुआ है, सभी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आपको करंट के लिए भी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में तो इनके जो आर्टिकल होंगे वो होंगे आर्टिकल 52 से लेकर के 58 तक। यानी कि हम जो राष्ट्रपति के आर्टिकल पढ़ेंगे वो 52 से लेकर के 58 तक पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 क्या कहता है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। ठीक है, यानी भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 53 क्या कहता है, आर्टिकल 54 क्या कहता है, वो मैं आपको समय समय पे बताता चलूंगा। ठीक है, चूंकि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए स्टार्टिंग में आर्टिकल 52 बताना जरूरी था। तो अभी आपने पढ़ा कि राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हमारे वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं और आर्टिकल 52 से लेकर के 58 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल होते हैं। और हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 52 में है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के एक ही राष्ट्रपति होंगे। थोड़ा सा और बात करते हैं कि राष्ट्रपति होता कौन है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, हमारे देश का प्रमुख होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के बारे में बात करें और डिटेलिंग के बारे में तो राष्ट्रपति हमारे जो देश का एक अखंडता, राष्ट्र की एकता व सदृढ़ता का प्रतीक होता है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सदृढ़ता का क्या होता है, प्रतीक होता है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए। और या ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत राज्य का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, हम इसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि हम इनको भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। ठीक है, और हर देश का कोई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अगर हम बात करें शपथ के बारे में, ओथ के बारे में, तो शपथ का मतलब होता है ओथ। और अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करेगा या राष्ट्रपति के कार्य का कार्यवाहन करेगा या राष्ट्रपति पद के तौर पे काम करेगा तो उसको शपथ लेना जरूरी होगा। और हर पॉलिटिकल पद के लिए एक शपथ लेना अनिवार्य होता है। यानी कि यहां तक कि अगर आप आईपीएस बनते हैं या कोई सरकारी एम्प्लॉय बनते हैं तो वहां पे भी आपको शपथ लेने का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें शपथ के बारे में तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वो लेते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति का कार्य पालन करूंगा, यानी कि श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, साथ में भारत की जनता की सेवा करूंगा, कल्याण करूंगा और संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। ठीक है, ये एक छोटी सी ओथ थी राष्ट्रपति के बारे में। एग्जामिनेशन में हालांकि एसएससी वगैरह में तो इस पे कभी क्वेश्चन नहीं बनता है कि भाई राष्ट्रपति
मतलब किस चीज़ की शपथ लेता है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि जनता की कल्याणकारी के लिए, जनता की सेवा के लिए, संविधान की जो है प्रतिरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, इन सभी चीज़ों की शपथ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि शपथ दिलाता कौन है, तो हम सब जानते हैं राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएंगे सीजेआई, यानी कि बात करें फुल फॉर्म के बारे में तो चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज। ठीक है, और कभी कभी कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि अगर ये अपने पद पे नहीं है तो फिर वहां पे जो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को, दिलाएंगे सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कल की जो क्लास हुई थी ना, क्लास 1 और क्लास 2, उसमें भी हालांकि मैंने ये सभी चीजें पढ़ाई है, लेकिन आज की क्लास चूंकि पेड है, 2 दिन वो डेमो था। ठीक है, तो उस क्लास में इस क्लास में आपको काफी अंतर मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझे कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत का सीजीआई दिलाएगा, और अगर सीजीआई नहीं है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, ये तो आपकी हो गई शपथ की बात। अगर हम बात करें रिजाइन के बारे में, तो क्या यह रिजाइन दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और ये त्यागपत्र किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को। अब अगर ये भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना तत्कालीन किसको देंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा को। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का एक ऐसा पद होता है जिसे हम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, यानी कि हम उसको खाली नहीं रख सकते। तो हालांकि रिजाइन में तो इतनी कोई डिटेलिंग नहीं है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो वो अपने कार्यकाल से पहले रिजाइन दे सकता है। ऐसा कोई रोक टोक नहीं होगी, अपनी स्वयं इच्छा से वो रिजाइन दे सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें टेन्योर के बारे में, यानी कि कार्यकाल के बारे में, टेन्योर के बारे में बात करें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। लेकिन मैं इस पे एक स्टार बना देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसको अब काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ, यहाँ पे हटा के इसको ये वाली लगा दो, और ना जो है वहां से चाय मंगवा लो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, हिस्ट्री वाली जो क्लास थी वो तो हो गई ना अपलोड। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम टेन्योर के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल स्टार्ट होता है वो तो जिस दिन वो शपथ लेते हैं, जिस दिन वो अपने पद की शपथ लेते हैं, उस दिन से उनका 5 साल का टेन्योर स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन बना था, मैं शायद उस क्वेश्चन को अभी दिखा दूं आपको, देखना। वो विकास, ये विकास करा सोनू, वो देख जरा टारगेट कहाँ पे है। एक सेकंड रुको बच्चे, मैं आपको एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था जो कि मैंने टेस्ट में भी आपसे पूछा था। हाँ, क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन है पहला, अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद के द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो पहला ऑप्शन गलत है, अपने निर्वाचन की तारीख से नहीं। दूसरा, संसद के द्वारा निर्धारित तिथि से, गलत। तीसरा है अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी कि जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यही कनेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई मार कर देना ये। चलिए भाई, अब जब राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं तो उस दिन से कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है और वो अपने 5 सालों तक काम मतलब पद पे रहते हैं।
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 5 सालों तक पद पे रहे। वो चाहे तो अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं 5 साल से पहले, यानी उनका कार्यकाल 5 साल, ऐसा जरूरी नहीं है कि वह 5 सालों तक अपने कार्यकाल को पूरा करे, नहीं, वो चाहे तो अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले भी रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है वो रिजाइन दे देते हैं तो फिर क्या होगा? तो देखो, रिजाइन होने पर एक बात तो तय है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत होगी नए राष्ट्रपति की, ठीक है। तो अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं। यहां पे दो बातें होती हैं। पहली बात कि एक तो यह है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया तो हमें नए राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है तो नए राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वो पहले से ही चलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन कभी समस्या ये आ गई कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में जो पुराने वाले राष्ट्रपति होंगे उनका जो टेन्योर होगा वो 5 सालों के बाद भी चलता चला जाता है। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि वो उसके उपरांत भी राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करते रहेंगे, और वो तब तक काम करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं बात करता हूं मिस्टर रामनाथ कोविंद की, और ये रामनाथ कोविंद मान लीजिएगा 2020 में राष्ट्रपति बने, मान लो, तो इनका कार्यकाल होगा 2025 तक। अब 2020 में काम करना स्टार्ट किया, 2021 आ गया, 2022 आ गया, 2023 आ गया, 2024 आ गया, 2025 आने वाला है, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 2024 से, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। अब पता चला कि प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई या उसमें थोड़ा विलंब आ गया और इनका कार्यकाल हो गया पूरा, तो ऐसी कंडीशन में हम ये तो नहीं कह सकते कि भी उसका पद जो है राष्ट्रपति का वो तो हम खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो फिर शासन कैसे चलेगा? तो फिर संविधान के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि ये 5 सालों के उपरांत भी राष्ट्रपति रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनका कार्यकाल हो गया पूरा और नए राष्ट्रपति के चुनाव अभी तक हुए नहीं या उसमें विलंब है, तो ये जब तक राष्ट्रपति के पद पे काम करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, और हमें 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए, यानी नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। तो यहां पे कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल से आगे भी चला जाता है। अब बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी डाउट के रूप में, मुझे पता है बच्चों के मन में क्या डाउट आएगा, वो ये भी कहेगा कि सर जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बैठा सकते हम, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पे नहीं बैठा सकते? तो आंसर होगा नो, नेवर। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूरा होने वाला है और नए राष्ट्रपति का चुनाव अभी तक हुआ नहीं, तो जो पुराने वाले राष्ट्रपति होंगे उन्हीं का ही कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पे काम नहीं कर सकता, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम नहीं कर सकता। लेकिन अब दूसरी कंडीशन ये बनती है कि इनका जो पद है वो हो जाए खाली, यानी इनका पद क्या हो जाए, वैकेंट हो जाए, इनका पद हो जाए खाली। और खाली कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। पहला, या तो राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, दूसरा या फिर वो रिजाइन दे दे, और तीसरा या फिर क्या हो जाए, या फिर उनको रिमूव कर दे, उनको हटा दिया जाए, या फिर चौथा है कि उनका कार्यकाल ही पूरा हो जाए। जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो पद तो खाली होगा ना, है ना, फिर तो नया राष्ट्रपति आके बैठेगा। लेकिन नया राष्ट्रपति नहीं है तो पहले वाले राष्ट्रपति का टेन्योर बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वो उसके उपरांत भी राष्ट्रपति रहेंगे और वो तब तक रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिएगा राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले ही खाली हो गया,
यानी 5 साल से पहले ही खाली हो गया। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया 5 साल से पहले। जब 5 साल से पहले खाली हो गया तो उसका रीजन क्या होगा? या तो उसकी डेथ हो गई हो, या उन्होंने खुद रिजाइन दे दिया हो, या फिर उनको हटा दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर राष्ट्रपति के पद पे जो काम करेगा वो करेगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति। तो वहां पे उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ना कि जो पहला मैंने कंसेप्ट बताया उसमें काम नहीं करेंगे, इसमें काम करेंगे। तो यहां आप दो बातों को एक बार ब्रीफ आइडिया के रूप में समझ लीजिए कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल में खत्म हो जाता है, मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है और नए राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विलंब आता है, कोई या नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया जब तक, तो फिर पहले वाले राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और वो तब तक राष्ट्रपति रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। एक कंडीशन तो ये बनती है, तो वहां पे एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर राष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाए 5 साल से पहले, लाइक उसकी मृत्यु हो जाए, उसको हटा दिया जाए, या वो खुद रिजाइन दे दे 5 साल से पहले, तो ऐसी कंडीशन में फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट बैठेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो अगर उसका पद खाली होता है इन 3 रीजन की वजह से, तो फिर वहां पे आएगा कौन? एक्टिंग प्रेसिडेंट। और एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है हिंदी में कार्यकारी राष्ट्रपति, और वहां पे प्रथम जो प्राथमिकता मिलेगी वो बनेगी वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि पहला व्यक्ति जो प्रीफर होगा वो होगा भारत का उपराष्ट्रपति। और अगर मान लीजिएगा ये भी अपने पद पे नहीं है, तो फिर होंगे आपके भारत के सीजेआई, और अगर ये भी पद पे नहीं है तो फिर आपके होंगे सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। ठीक है, यानी कि वरिष्ठतम जज। क्लियर हुई बात? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलो, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कब कब हुआ है ना, ऐसा कब कितनी बार हुआ कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बना। तो देखो क्या हुआ कि हमारे राष्ट्रपति थे मिस्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, जो कि 1967 में थे। अब क्या होता है कि इनकी हो गई डेथ। अब इनकी तो भैया डेथ हो गई, क्योंकि जब 1967 में राष्ट्रपति बने तो 5 सालों तक तो राष्ट्रपति रहना चाहिए था, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो गई। तो अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका पद हो गया खाली। तो उस टाइम पे प्रथम प्राथमिकता किसको मिलेगी राष्ट्रपति बनने की? वाइस प्रेसिडेंट को। तो उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी तब 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। क्योंकि जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने हमारे भारत के, तो ये बने 1967 में, और 1969 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई, है ना भाई। 1967 में राष्ट्रपति बने, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका पद हो गया खाली, और जब इनका पद खाली हो गया तो फिर उस समय भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे मिस्टर वीवी गिरी। तो अब इनको बैठा दिया गया उपराष्ट्रपति के पद पे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 1969 में। पहला केस तो ये बना। अब समस्या क्या आई कि इन्होंने, वीवी गिरी ने 2 महीने बाद क्या दे दिया? अपने पद से रिजाइन दे दिया। क्या समस्याएं बनी? वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछने वाला कि वीवी गिरी ने 2 महीने बाद रिजाइन क्यों दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता पेपर में। तो अब जब इन्होंने रिजाइन दे दिया तो पद फिर खाली हो गया राष्ट्रपति का। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट, इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, तो अब नंबर किसका आएगा? सीजीआई। तो तब उस समय भारत के जो सीजीआई थे वो थे एम हिदायतुल्ला। ठीक है, एम हिदायतुल्ला ये उस समय भारत के सीजीआई थे
ठीक है, और इनको ही 1969 में क्या बना दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया, यानी सॉरी भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया। ठीक है, आया बात समझ में। एक केस और हुआ था कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति बने थे 1974 में, जिसका नाम था क्या, फखरुद्दीन अहमद। फखरुद्दीन अहमद, एक फखरुद्दीन अहमद साहब हमारे देश के राष्ट्रपति बने। और जब ये राष्ट्रपति बने तो ये बने थे 1974 में। अब क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 1977 में। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय जो भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो उपराष्ट्रपति थे वो थे बी.डी. जत्ती। कौन थे, बी.डी. जत्ती। और बी.डी. जत्ती को फिर 1977 में क्या बना दिया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्लियर हुआ एक्टिंग प्रेसिडेंट का कंसेप्ट? अगर क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगेन समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आप इतनी बात समझ पाए? अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो जल्दी से बता दो। क्लियर हो गई है? आई होप क्लियर हो गई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे क्लास नंबर 4 में। तो क्लियर समझे बात ये है ना? अब आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और आज से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, पेड क्लास, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। क्योंकि ऐसा है ना, दिक्कत एक है कि जो जिन बच्चों ने आज एडमिशन लिया है उन बच्चों को क्लास 1 क्लास 2 नहीं मिलेगी, है ना। हमारा सर्वर जो है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, वो उसको सेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम जो एक बार वीडियो सेंड कर देंगे वो दोबारा हम उसको दूसरे अकाउंट में नहीं सेंड कर सकते। तो कहने का मतलब ये होगा कि अब 3rd क्लास मुझे इसलिए पढ़ानी पड़ी, 3rd क्लास में चीज़ें इसलिए पढ़ानी पड़ी क्योंकि न्यू एडमिशन हुए हैं। अगर मैं उनको स्टार्टिंग से शुरुआत नहीं करता तो उनको आगे पॉलिटी में डाउट बन सकते थे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सभी बच्चों का जितने भी यहाँ पे एडमिशन लिए हैं। और आराम से पढ़ते रहिए, हम सभी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलें। ठीक है, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा आज के मोटिवेशन के रूप में, लाइफ में पहला काम अपने गुरु की इज्जत करना, सेवा करना, जो मैंने भी की है और मैं करता भी हूँ। ठीक है, दूसरा हमेशा पेशेंस रखना, हर चीज़ को सीखने में समय लगता है। एक बड़ी बिल्डिंग बनाने में और एक छोटी बिल्डिंग बनाने में दोनों में समय का फ़र्क होता है। छोटा घर आसानी से बन जाता है, बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो समय लगता है, पेशेंस भी रखना होता है, समय लगता है। आप जितनी बड़ी तैयारी करेंगे, जितना बड़ा संघर्ष करेंगे, उतनी सफलता बड़ी मिलेगी। आप जितना छोटी तैयारी करेंगे, जितना छोटा संघर्ष करेंगे, जितनी छोटी मेहनत करेंगे, आपको नौकरी भी उतनी छोटी मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी वर्डिंग को? दूसरी बात, हर काम में मेहनत होती है। आप ईमानदारी के साथ 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ते हैं ना, 8 से 9 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, या 7 से 8 घंटे भी पढ़ते हैं, तो एसएससी बैंकिंग को तो साइड रख दो, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी क्रैक कर सकते हैं अगर आप ईमानदारी के साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं। और हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए। मैंने देखा है आजकल ऑफलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग में भी अब तो एक प्रोसीजर चल पड़ा है कि बच्चों को टेस्ट लेने की आदत पड़ गई है। आज उस कोचिंग में, आज उस कोचिंग में, आज उस कोचिंग में। अभी किसी बता देगा ना, अरे वहाँ 1000 फीस है, अरे वहाँ तो 800 रुपये में पढ़ाई जा रही है पॉलिटी, तुरंत बच्चे भग जाएंगे। अरे ये भी तो देख लो कि वहाँ मटीरियल कैसा है ना। तो बच्चा इन चीज़ों को आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, साथ ही मेहनत करते चलें, पेशेंस रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, हमेशा मोटिवेटेड रहें, अपने माँ बाप की और अपने टीचर्स की जो है ऑनर करें, उनकी सेवा करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी सेवा करो, ठीक है, अपने जो भी आपके टीचर हैं, ठीक है। और पूरी सक्सेस पॉइंट की टीम आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, टेक केयर। निकाल दो क्लास, बंद कर दो।